इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 संसाधन एवं विकास का छठा पाठ मानव संसाधन। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मानव संसाधन। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। जो भी लोग हैं उस राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। अब देखो, संसाधन में है, अगर मानव ही नहीं रहा तो वो संसाधन किसके लिए? जानवरों के लिए। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं, और कौन सा संसाधन है नहीं है उसको बांटने का काम करता है इंसान, कोई जानवर नहीं कर सकता। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, और इसीलिए मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य हो, शिक्षा और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। देखो, संसाधन का विकास कब होता है? जब आदमी स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे तो करेगा। पढ़ा लिखा हो तो करेगा, और उसको कोई मोटिवेट कर दे, अभिप्रेरित कर दे, भाई तुम ये काम करो, तो अपनी आवश्यकताओं का सामान ढूंढ लेता है। जैसे में बच्चा छोटा है, बाबू उठ जा उठ जा उठ जा, आजा 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 आजा, तो क्या करता है? धीरे से उठेगा, चलेगा, चल कर आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता है कि हम उनके पास जाएं, और आपकी आवश्यकता है कि वो हमारे पास आए। तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रकृति जोड़ देगी और बच्चा चलकर आ जाएगा। ये संसाधन हुआ। अन्य संसाधन की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से विपरीत नहीं है। हर जगह पर एक जैसे लोग नहीं हैं। अपने शिक्षण स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से विभिन्न, उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। और देखिए, मानव क्या है, वो अलग अलग होते हैं। कोई तेज है तो कोई अनपढ़ है, कोई आयु में बड़ा है तो कोई मध्य में है, कोई छोटा है। कोई लिंग के आधार पर कोई नर है तो कोई मादा, कोई ट्राइजेंडर, उसको अर्धनारीश्वर, किन्नर। उसके बाद से उनके जितने भी लक्षण है वो तुरंत बदलते रहते हैं। वैसा नहीं कि भाई बाद में बदलेगा। अब देखो, यहाँ पे टीचर बोल रही हैं, मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। मेरे गांव में 1000 लोग हैं। इधर कुछ एग्जाम्पल दिया। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? ये कार्टून और बहुत सारे चुटकुले के हिसाब से सिखाया जाता है कि हम एक अच्छे ढंग से सीख सकें। अब देखो, विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में, ठीक है, एशिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, ओशिनिया में रहते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं, उत्तर अमेरिका में रहते हैं, जब मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। ये कलर बाई कलर लोगों का ये चित्रण दिया गया है। बाकी जनसंख्या कम है, एशिया की जनसंख्या ज्यादा है, तो इसलिए एशिया में ज्यादा लोग हैं। अब देखो, जनसंख्या का वितरण कैसे हुआ। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। मतलब जिस तरह जमीन पर लोग बिखरे हुए, फैले हुए हैं, उसी को जनसंख्या वितरण का रूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 3% भाग पर निवास करता है, और 90% से भी ज्यादा लोग जमीन पर निवास करते हैं, जो 30% जमीन है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत सामान्य है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हैं। मतलब कुछ क्षेत्र में बहुत लोग हैं और कुछ में ठामाठैया लोग इधर उधर ही ऐसे इधर उधर लोग रहते हैं। ऐसे में एक जगह से दूसरे जगह पे आने के लिए बहुत टाइम लग जाए,
वैसा। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत लोग हैं। उच्च आकांक्षीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब देखो, यहाँ पर दिया जा रहा है कहाँ कहाँ ज्यादा लोग हैं। दक्षिण में और दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत ज्यादा लोग हैं। यूरोप और उत्तर अमेरिका में बहुत लोग हैं, घने बसे क्षेत्र हैं और बहुत ज्यादा उधर लोग हैं। लेकिन जहां पर गर्मी दलदलीय मरुस्थल भूमि है, वहां पे लोग बहुत कम रहते हैं। जहाँ पर्वत एरिया हो गया, राजा रेगिस्तान हो गया, और ऐसे जहां पर ठीक से कुछ खाने पीने को ना मिले, वहां पर बहुत कम आबादी रहती है, बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। अब देखो, विषुवत के वृत्त मतलब उसके उत्तर में बहुत लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो एशिया और अफ्रीका का है। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। कितने? 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या जान लिए। अब देखो, सबसे ज्यादा लोग किसे कहाँ कहाँ हैं। जापान में उसके ज्यादा, रूस, नाइजीरिया में उससे ज्यादा, बांग्लादेश में उससे ज्यादा, पाकिस्तान में उससे ज्यादा, ब्राजील में उससे ज्यादा, इंडोनेशिया में उससे ज्यादा, यूएसए में देख लो बराबर बराबर, भारत में देख लो एकदम पूरा 1200 तक आ गया है, और चाइना 1300 के पार है। इस तरह जनसंख्या है। जनसंख्या का घनत्व, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जैसे में पृथ्वी का जो क्षेत्र है उसमें रहने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है कि इतने दूर में इतने लोग हैं। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी एशिया में है सबसे अधिक जनसंख्या। बीच में कम है क्योंकि बीच में पूरा पहाड़ी ही पहाड़ है, इसलिए जनसंख्या बहुत कम है। और कुछ बचा है तो उधर जंगल है, जंगल नहीं है तो उधर पूरे बर्फीला एरिया है, पर्वतीय एरिया है, इसलिए नहीं रहते हैं। अब देखते हैं आगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर देते हैं। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर करना, और वीडियो को बहुत शेयर करना कि आपके मित्रों को भी पढ़ने का मौका मिले। देखते हैं भौगोलिक कारक। स्थलीकृत मतलब जमीन। लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, अल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हैं, मतलब वहां पर कोई नहीं रहता है, रहते भी हैं तो बहुत कम लोग रहते हैं। अब देखते हैं जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। जैसे में जहां पे लोग रहते हैं वहां पे जलवायु अच्छा हो, जहां पर जलवायु खराब हो वहां पर लोग नहीं रहते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो वहां पर भी लोग नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी हो वहां पर भी लोग नहीं रहते हैं। अब सहारा डेजर्ट जैसा रेगिस्तान हो वहां पर भी लोग नहीं रहेंगे।
अब पूरे ध्रुवीय प्रदेश है रूस में, वहां पर भी नहीं रहेंगे। कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, वहां पर भी लोग कुछ कारण है इससे बचने, वहां पर रहने के लिए आनाकानी कर देंगे, ना हम ना नहीं रहेंगे। अब देखते हैं मृदा मतलब जमीन, उपजाऊ जमीन। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग ही, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हैं, बहुत ज्यादा। बाकी सब वीरान खाली हैं। जंगल, लोग इन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं। कहाँ पे? जंगल में, जहाँ लवणीय जल आसानी से उपलब्ध होते हैं। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। अब देखो इधर लोग रहने लगे, अब इधर मरुल बना देंगे, तब तक उधर एकदम गाछ वृक्ष हो जाएगा, तो लोग उधर चले जाएंगे। फिर उधर जाएंगे तो इधर बर्बाद हो जाएगा, फिर इधर आएंगे तो उधर का फूलने फलने लगे, फिर उधर जाएंगे। यही सब चलते रहेगा इंसानों के बीच में, क्योंकि लालच बहुत बड़ी चीज है रे भैया। लालच बहुत बड़ी चीज है, क्या से क्या नहीं करवा देगी। धरती से आकाश तक पहुंचा दे रही है, धरती से चांद पहुंचा दे रही है, धरती से मंगल पर लोग जा रहे हैं, धरती से सूर्य को देख रहे हैं। जरूरत लालच हमें क्या नहीं करवा सकती है। अब देखते हैं खनिज निरपेक्षों वाले क्षेत्र अधिक बसे हैं, जहां पे खनिजों के खदान है, वहां पर तो भाई जगहों का ही कमी हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान और मध्य पूर्वी में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों की रहने के लिए प्रेरित किया। मतलब इन क्षेत्रों में लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, जहां पे हीरो का खान है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, और पूर्वोत्तर में तेल का खदान है, वहां पर भी लोग भारी मात्रा में रहते हैं। क्यों? काम मिलता है, रोजगार मिलता है, बहुत सारे करनी मिलते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक यह भी हैं। तो चलिए आर्थिक कारक देखते हैं अभी। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी जनसंख्या से इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। जहां पे प्रौद्योगिकी होगा, जहां पे रोजगार मिलता है, वहां पर ही लोग ज्यादा बसते हैं। जैसे में जापान में ओसाका और भारत में मुंबई सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अब देखते हैं सांस्कृतिक कारक। धर्म और संस्कृति महत्वता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए बताते हैं, जहां पे धर्म स्थलीय लोग होता है, वहां पे लोगों का भीड़ तो भाई बहुत ज्यादा होता है। जैसे में धर्म, क्षेत्र और संस्कृति से लेते हैं, जहां पर भी मंदिर हो गया वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगा। वाराणसी है यूपी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिला, वहां पर जनसंख्या तो भाई पूछो मत। बाबा धाम चले जाओ, जनसंख्या पूछो मत। शिरडी के साईं बाबा चले जाओ, जनसंख्या पूछो मत। तिरुवनंतपुरम चले जाओ, जनसंख्या पूछो मत। उज्जैन चले जाओ, जनसंख्या पूछो मत, बहुत ज्यादा है। उनीगढ़ छोटा सा जगह है, वहां पर भी बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गए हैं। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, माता के 51 शक्तिपीठ, 53 शक्तिपीठ जितने भी हैं, वहां पर भी जनसंख्या देख लो कितने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे जगहों से बचना चाहिए। अब यहाँ पर है यरूशलेम, वहां पर भी जनसंख्या है। वेस्टर्न सिटी अमेरिका, वहां पर केंद्र है, तो वहां पर भी फैक्ट्री है, इसलिए सिटी धर्म भी है वहां पे, इसलिए वहां पे लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या है? अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, जैसे मैं बता दूं, जहां पर अच्छा स्वास्थ्य होता है वहां पर भी लोग बसते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य
और घर मिल जाए तो वहां पर कौन रहना नहीं चाहेगा, नौकरी मिल जाए तो कौन नहीं रहना चाहेगा। उदाहरण में देख लो तो पुणे, हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में पुणे जिला बहुत ज्यादा जनसंख्या से भरा हुआ है, क्योंकि उधर ठेकेदारों का खदान है, फैक्ट्री बहुत ज्यादा उधर, एकदम क्या बोलूं, फैक्ट्री का खदान है, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट भी उधर ही है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी उधर ही बना है, शिक्षक केंद्र भी वहीं पर है, बहुत बड़े बड़े प्लॉट घर भी पुणे में ही है, इसलिए पुणे का ही नाम दिया गया है। अब है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है, ये देखो, एक से दो हुए, दो से दो हुए, फिर दो से दो हुए, अब दो से मिलाकर इतने हो गए 900, 1625, फिर 1225, फिर 425, फिर उसके बाद से 6000, फिर 8525, ऐसे लोग जनसंख्या बढ़ा देता है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन से है। जिस तरह लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा उसी तरह परिवर्तन होता है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह इकाई गुना बढ़ता है, मतलब गुना के गुना बढ़ता है, जैसे चित्र 6.3 में देखा गया है। क्या ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की जनसंख्या में परिवर्तन के कारक हुआ है? बहुत ज्यादा। अब लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में बच्चा पे बच्चा पैदा कर रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? बेकस लोगों की ही है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए कि क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। बहुत सारा इन्फेक्शन वायरस लग जाता था, इसलिए बच्चे जन्म लेते मर जाएंगे। बच्चे के साथ माँ भी मर जाती थी, क्योंकि दर्द बर्दाश्त ज्यादा नहीं होता था। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, इसलिए भी लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते नहीं थे। लेकिन अब क्या है, सब चीज है, करोड़ों बच्चा पैदा, किलो बच्चा पैदा लोग करता है। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, पहले के किसान। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 1 अरब। 150 वर्ष बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। अब भाई दुगुना कहां से चला गया, तिगुना, मतलब 1 अरब से 3 अरब, सोचने वाली बात होती है। 100 वर्षों में, 100 से 150 वर्षों में। इसे प्रातः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। एक काली ब्राम से न फूटा, 150 वर्ष में इतना फैला। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी हो गया, एकदम 3 अरब से 6 अरब हो गया। कितने? 30 सालों में। इस वृद्धि का मुख्य कारक खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारक मृत्यु दर कम होना है। वहां पे स्वास्थ्य ठीक हो गया, खाद्य पदार्थ मिलने लगे, मृत्यु का दर कम हो गया, तो डायरेक्ट 6 करोड़ कम नहीं होता है। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। पूरा हिंदुस्तान एक दिन में एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या पैदा करता है, 1 साल में। जनसंख्या को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है कि 1000 लोगों में कितने जन्म लिए, उसमें कितने मर गए, वैसे ही मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, और धरती पर आओ जाओ इसे जन्म कहते हैं। लेकिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाओ आओ तो उसे प्रवास बोलते हैं। यहां से देखते हैं, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं, ये नेचुरल है।
एक देश के जनसंख्या दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। इसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो जवाब होगा मृत्यु और जन्म जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक है, उसे ही प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। सिंपल, समझ में आ गया। अब देखते हैं विश्व में। इधर देखो, मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि। अब मृत्यु कम तो जनसंख्या बढ़ेगा, अब मृत्यु जन्म सब बराबर तो बराबर है, जनसंख्या स्थिर। अब मृत्यु ज्यादा जनसंख्या कम हो जाएगा, यही चीज तो दिया है। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारक प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। अब देखो, जन्म कब बढ़ रहा है? जब मृत्यु दर कम हो रहा है। नहीं, जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारक है प्राकृतिक वृद्धि दर में बढ़ना। प्रवास एक, इधर से उधर जाना, प्रवास एक अन्य कारक है जिसे जनसंख्या के कारक में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में रहते हैं। देखो, उत्प्रवासी जो देश को छोड़कर चले जाएं, और अप्रवासी जो देश में ही रहे लेकिन भटकते रहे एक जगह से दूसरे जगह। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ती है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण, मतलब देश छोड़कर बाहर जाने से जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया, कि जनसंख्या कम हो गया। अब है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक खोज के काम विकास राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय मामले में क्या होते हैं? जहां पर अच्छा खाना पीना, रोजगार, सेवा सुविधा मिले, वहां पर लोग चले जाते हैं। क्या करेंगे? भूखे मरने से तो अच्छा है कहीं चल दूसरे इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में चल जाओ, वहां पर खाओ पियो मौज करो, कमाओ धमाओ, फैमिली बसाओ, बस। देशों के अंदर बड़ी जनसंख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। नगर क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं और वहां पे काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, बाल बच्चा पोसते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद से मर जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप हम इसे पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का हमारे और हमारे टीम की तरफ से धन्यवाद। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेझिझक कीजिएगा, डरिएगा नहीं, डरने का नहीं।